नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार गर्ग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एंड टीचिंग एंड नर्सिंग ट्रेनिंग एंड टीचिंग चैनल के अंदर। यहां हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपको कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग के दौरान भी काम आएगा और आपकी पोस्टिंग के बाद में प्रैक्टिस के दौरान भी काम आएगा। साथ में ये टॉपिक आपके नर्सिंग स्टडी में भी इंक्लूडेड है। तो आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के मिनरल डेफिशिएंसी के अंदर आने वाले टॉपिक आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में। ठीक है, किस तरह से हम पहचानें हेल्थ एंड वेलनेस सेटिंग के अंदर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटिंग के अंदर कि कोई पेशेंट है वो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम उसको पेशेंट को मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब बात की जाए मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, जो सबसे कॉमन होती है, उनमें आयरन, आयोडीन और कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और कैल्शियम, इन तीनों मिनरल्स की जो डिजीज़ है वो सबसे कॉमन होती है। और जो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस है वो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन डिजीज़ है एंटायर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़, हम जनरली देखते हैं कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट कंपलसरी रूप से स्टेट गवर्नमेंट्स और हर तरह की गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही इसकी ज़रूरत होती है, हर ग्रुप, हर एज ग्रुप में इसको ज़रूरत होती है। इन्फेंट्स के अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, एडोलसेंट्स गर्ल्स, एडोलसेंट्स बॉयज़ और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली माता है, उनको भी आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो सकती है और मोस्ट कॉमनली केसेस में होती है। तो कैसे हम इनको पहचानें कि कोई पेशेंट है उसको आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। सपोज़ करिए आपके हेल्थ वेलनेस सेटिंग के दौरान, आपके हेल्थ वेलनेस सेटिंग पे कोई पेशेंट आता है और शिकायत करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत दिल की धड़कनें बहुत तेज़ तेज़ चलती है, इस तरह से महसूस होता है, या मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं, मेरी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, या आप देखते हैं उसका मेंटल स्टेटस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, या वो बहुत जल्दी थक जाता है, तो आप महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ का हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3, 4, 5 एग्जामिनेशन ऐसे कर सकते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। आप सबसे पहले उनके आइज़ के नीचे इस तरह से यहाँ उंगली रख के और नीचे देख सकते हैं, जो ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो रेड कलर का हो रहा है, वो बिल्कुल रेड है या नहीं है। यदि वो पेलर है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, आयरन की उसके अंदर कमी है। ठीक है, सेकंड, आप उसके नेल्स को चेक कर सकते हैं। नेल्स में 2 चीज़ें होती है देखने के लिए। पहली चीज़, नेल्स का कलर, यदि पेलर कलर है, बिल्कुल रेडिश नहीं है कलर, ठीक है, तो आयरन की कमी है। इसके अलावा नेल्स की बनावट, यदि नेल्स गोलाई में नहीं है, यदि वो फ्लैट है, यदि वो गोलाई में नहीं है, फ्लैट है, तो वो भी एक संकेत है कि आयरन डेफिशिएंसी है पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और यदि आगे बढ़े तो आप सब सेंटर सेटिंग के अंदर इस तरह की रैपिड किट्स मिलती है जिससे आप आयरन टेस्ट कर सकते हैं। इन रैपिड किट्स को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की पेपर शीट होती है जहाँ पे पेशेंट के फिंगर से ब्लड लिया जाता है और इस ब्लड को इस शीट से मैच किया जाता है, इस शीट से मैच किया जाता है। इस शीट से जब मैच करने के दौरान यहाँ पे कुछ नंबर्स है, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। ठीक है, इसके अलावा और यदि हम आगे बढ़े तो हम पेशेंट को हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बता सकते हैं और पेशेंट का हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं लैब से। ठीक है, किसी भी लैब से
या फिर किसी बड़े अस्पताल से करवा सकते हैं हम, और वहाँ हम देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। तो यदि हीमोग्लोबिन के लेवल की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ मेल और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बता सकता है कि पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी डिजीज का है, ठीक है। जैसे कि यदि फीमेल्स के अंदर 13 से यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, 13 से कम है लेवल, ठीक है, 12 है, 11 है, 10 है, मोस्टली इंडिया में कम ही होता है फीमेल्स का हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। यदि इंडिया की बात की जाए तो यहाँ 10, 11, 10, 11 इस तरह से ही मिलेगा हीमोग्लोबिन का लेवल फीमेल्स के अंदर, 9, 10, 11, ठीक है। 13 बहुत कम केसेस में मिलता है, ठीक है। इसी तरह से मेल्स के अंदर यदि बात की जाए तो 13.8 एक नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 17 से ऊपर, 17 के आसपास हो सकता है। यदि फीमेल्स में हम बात करें इंडिया में तो कम से कम 12 HB का लेवल होना ही चाहिए, ठीक है। 12 से यदि कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वहाँ हम उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। सिम्टम्स के थ्रू, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किन किन लोगों में हो सकती है। इन्फेंट्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर भी हो सकती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर भी हो सकती है। इन्फेंट्स के अंदर क्यों? क्योंकि उनका जो फूड है वो प्रॉपर आयरन रिच फूड नहीं होता है, आयरन की मात्रा उसमें प्रॉपर नहीं होती है। एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर क्यों? क्योंकि एडोलसेंट गर्ल्स का जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होता है, जब उनका मासिक चक्र शुरू होता है, तो उस दौरान हर महीने उनको ब्लड लॉस होता है। उस ब्लड लॉस के कारण वो आयरन डेफिशिएंसी से सफ़र करती है, जिसको दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट भी करवाती है स्कूल्स के थ्रू, आंगनवाड़ीज़ के थ्रू, इस तरह से, और कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू आयरन और फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट करवाती है उस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में भी आयरन फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट आयरन फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात की कि किस तरह से आयरन की कमी हो सकती है। जब भी कभी ब्लड लॉस होता है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू हो रहा हो, या डिलीवरी के दौरान हुआ हो ब्लड लॉस, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू हुआ हो ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है तो आयरन की कमी होगी ही होगी, वहाँ आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात की जाए कि हमने देखा कि किस तरह से आयरन की कमी होती है, किस तरह से हम आयरन को पहचान सकते हैं, आयरन की कमी को पहचान सकते हैं, किस तरह से लैब डायग्नोस्टिक्स के थ्रू हम आयरन की कमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू किस तरह से हम आयरन की कमी को पहचान सकते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हमें ये तो पता लग गया कि आयरन की पेशेंट के अंदर आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर। एनीमिया काफ़ी तरह का होता है, बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसको मैनेज कैसे करें, एक हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर की सेटिंग के अंदर इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो तरीका आता है वो होता है नेचुरल वे। नेचुरल वे का मतलब, जब हम देखते हैं कि पेशेंट का जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, नॉर्मल 12 और 13 होना चाहिए, फीमेल का 12, मेल का 13 या 13.5 इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा कम है, 1 पॉइंट या आधे पॉइंट या कुछ इस तरह की कमी है, तो हम सिंपली उसको नेचुरल वे के लिए एडवाइस कर सकते हैं। नेचुरल वे में हम किन किन चीज़ों के बारे में उससे बता सकते हैं, ठीक है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम उनको बता सकते हैं, सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ पत्तेदार, ठीक है, जैसे कि पालक, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है पालक, ठीक है। कोई भी सब्जी जिसके अंदर हरा पत्ता है वो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है आयरन का। उसके बाद में मटर, फली वाली सब्जी, जो बीन्स वाली सब्जी होती है, ठीक है, फली वाली सब्जी, किशमिश, मुनक्का, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है साथ में, तो उनको हम सिंपली
एडवाइस कर सकते हैं दूध में मुनक्का उबाल के और रात को सोते समय ले, उससे उसकी कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज है वो भी दूर होगी, ठीक है, और साथ में आयरन भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसके अलावा अखरोट, नाशपाती, सभी तरह के अनाज जो होते हैं, साबुत अनाज, ठीक है, दाल, सोयाबीन, ठीक है, और नॉन वेज, सब तरह का नॉन, जो पेशेंट्स जो क्लाइंट्स नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज, ठीक है। तो इस तरह से हम नेचुरल वे में आयरन को ट्रीट कर सकते हैं, आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ में अनार का जूस भी बहुत हेल्दी होता है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन इसका अच्छा सोर्स होता है अनार का जूस। डेली हम 50 से 60 ग्राम अनार का जूस एक पेशेंट को बता सकते हैं लेने के लिए। साथ में अनार का जूस का एक हेल्थ बेनिफिट और होता है कि ये दिल की बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। जिन पेशेंट्स का बीपी हाई होता है उनको बीपी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी, और जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड में, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अनार सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अनार का जूस सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। जो प्लेक बन जाते हैं धमनियों में, जो कोलेस्ट्रॉल के प्लेक बन जाते हैं, उनको दूर करने के लिए, दिल की बीमारी को दूर करने के लिए अनार सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। साथ में हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। तो नेचुरल वे, ये तो हुए नेचुरल वे जिनके थ्रू हम आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए सिर्फ आयरन ही नहीं, आयरन के साथ में कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी होती है, जैसे विटामिन सी, जो उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो साथ में हम उनको विटामिन सी के सोर्स भी बता सकते हैं। जो भी खट्टे फल होते हैं जिनमें कि नारंगी, मौसमी, नींबू, ठीक है, ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो आयरन बहुत जल्दी रैपिडली इम्प्रूव होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत रैपिडली इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब यदि बात की जाए कि हम कैसे उसको क्लिनिकली मैनेज करें, ये तो था नेचुरल वे, ठीक है। यदि किसी पेशेंट के अंदर, किसी मरीज के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही कम है, ठीक है, या फिर वो उस स्थिति में है कि उसको हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़, उन्हें हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे उसके बेबी जो फीटस है उसको भी वहाँ पे हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मल जो फूड होता है उससे वहाँ पूर्ति नहीं होती। साथ में जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है उनको भी आवश्यकता होती है, मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स होती है, क्योंकि उनका हर महीने ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, तो उन्हें भी आवश्यकता होती है। तो कैसे हम उनको थेरेपेटिक मैनेज करें, ठीक है। तो यहाँ हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को जनरली गवर्नमेंट प्रोटोकॉल में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 100 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आयरन, फॉलिक एसिड की, ठीक है। इस तरह के बॉक्सेस में आती है आयरन, फॉलिक एसिड। इसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे 335 mg आयरन होता है, 335 मिलीग्राम, जो कि 100 mg आयरन के इक्वल होती है। 100 mg आयरन की इक्वल होती है 335 mg फेरस सल्फेट के नाम से आता है, जो कि बराबर होती है 100 mg आयरन के बराबर, ठीक है। और साथ में इसमें होता है 0.5 mg फॉलिक एसिड, ठीक है। आयरन और फॉलिक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हम प्रेगनेंसी के दौरान चला सकते हैं, ठीक है। उस गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के अनुसार चलाई जाती है, जैसे 100 पूरी प्रेगनेंसी में 100 डेज़, ठीक है, 3 मंथ्स, 6 मंथ, इस तरह से हम चला सकते हैं। कमी के आधार पे चला सकते हैं, कितना उसका लेवल है उसके आधार पे हम उनको दे सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एडोलसेंट्स गर्ल्स है, उनमें कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। फॉलिक एसिड 0.5 mg इस तरह से गवर्नमेंट सेटिंग में इस तरह से आती है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड भी हम एडोलसेंट गर्ल्स को हर मंथ दिलवा सकते हैं, ठीक है। वो कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू दिलवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्फेंट्स में इसकी कमी को दूर करने के लिए इस तरह के सिरप्स आते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड के सिरप, ठीक है। क्योंकि वो इन्फेंट्स है इसलिए उसकी क्वांटिटी वहाँ पे 1/5 होती है, जो नॉर्मल जो डोज होती है आयरन फॉलिक एसिड की। जैसे जो इस बॉक्स में, इस टैबलेट में, इस बॉक्स में जो ये टैबलेट आती है वो ये है, तो इसमें जो डोज होती है आयरन की वो 100 mg की होती है, ठीक है, 100 मिलीग्राम की होती है। लेकिन जहाँ ये सिरप आता है, जो इन्फेंट्स के लिए जो सिरप आता है, वहाँ पे सिर्फ 20 mg होती है, 1/4, और 100 mcg यानी कि 0.1 mg फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में कुछ लोगों में
ये गोलियाँ सूट नहीं करती, उन्हें थोड़ी सी शिकायत होने लगती है, नौजिया जैसा महसूस होता है, तो उनको हम मार्केटेड वाली भी बता सकते हैं, सिरप फॉर्म में भी बता सकते हैं। सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है आयरन, ठीक है। इस तरह से सिरप्स मार्केट में आते हैं। तो ये बात हुई थेरेपेटिक मैनेजमेंट की कि आयरन और फॉलिक एसिड किस तरह से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई कितने टाइम तक उनको आयरन फॉलिक एसिड दिया जाए, कि किसी लेडीज़ में यदि 10 है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो हम कैसे पता लगाएं कि भाई उसकी आयरन फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी। तो जनरली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि यदि हम उसे 1 मंथ के लिए एक टैबलेट देते हैं, ठीक है, 100 mg आयरन प्लस 0.5 mg फॉलिक एसिड वाली, तो 1 मंथ में उसका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है, ठीक है। 1 मंथ में उसका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था थेरेपेटिक मैनेजमेंट। अब यदि हम थेरेपेटिक मैनेजमेंट में यहाँ करते हैं आयरन फॉलिक एसिड के थ्रू, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं इसके। तो पेशेंट हो सकता है पेशेंट आपको कंप्लेंट करे कि उसका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आयरन की प्रेजेंस के कारण स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक आएगा। या फिर हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन की वो कंप्लेंट करे, ठीक है, या नोज़िया की कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम थोड़ी सी कुछ समय के लिए डोज़ को कम कर सकते हैं, या फिर डोज़ को टैबलेट फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको डोज़ कम करके और नेचुरल डोज़ के लिए कुछ नेचुरल डोज और कुछ थेरेपेटिक डोज, इस तरह से हम उसको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये था आयरन फॉलिक एसिड मैनेजमेंट, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ को पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेटिंग के अंदर मैनेज करना, ठीक है। अब यदि किसी पेशेंट के अंदर आयरन का लेवल बहुत ही कम है, बिलो 10 है, 9 है, ठीक है, तो उन पेशेंट को हम आगे रेफ़र कर सकते हैं फिजिशियन के पास, जिससे कि वो आयरन के इंजेक्शंस के थ्रू या कुछ और उनकी अलग टेक्निक्स होती है उनके थ्रू उसको मैनेज कर सके, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कोई भी टॉपिक के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे हम आगे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।